वो एक्सप्रेस वे पर उतरे थे। मैं समझता हूं सभापति महोदया, यहाँ जितने माननीय सदस्य हैं सब ने देखा होगा और सब ने निर्देश के अनुसार उस पर ट्वीट भी किया होगा। वो जो एक्सप्रेस वे अगर किसी ने बनाया था सभापति महोदय, जो डिजाइन, टेक्नोलॉजी का पार्ट, अलाइनमेंट, वो समाजवादियों की देन थी, वो आपकी देन नहीं थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति महोदया, क्योंकि इस बजट में सरकार चलाने के लिए आपने पैकेज दिया है। हमें कोई नाराजगी नहीं है पैकेज देने की, आप पैकेज और दीजिए। लेकिन अगर आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और मैं तो कहूंगा आपसे कि केवल अगर आप 25 किलोमीटर जोड़ देंगे, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रुक गया था, केवल 25 किलोमीटर आप जोड़ देंगे तो दूसरे काम को अपना जो बनाते हैं, आप ये कह पाएंगे कि दिल्ली से लेकर के आपने भागलपुर तक एक्सप्रेसवे दिया है। हाँ जी, वो अभी से नहीं, बहुत पहले से बन रहा है। बहुत पहले से बन रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्या दिया आपने, मैं ये कहता हूं कि अगर आप बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे दे रहे हैं केवल बिहार के लोगों को खुश करने के लिए, मैं उससे सहमत हूं कि आप बिहार की तरक्की के लिए एक्सप्रेसवे दें, लेकिन जो पखनपुरा, जो आखिरी गांव है जहां पर छूट गया है, वहां से आप क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? और हमारे स्टेट के लिए आप कोई नया एक्सप्रेसवे क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हमारे लिए क्यों नहीं दे रहे हैं एक नया एक्सप्रेसवे? आप दिल्ली के बजट से दे रहे हैं, आप यूपी अपने बजट से बना रहा है। आप बताइए कोई यूपी को आपने एक्सप्रेसवे दिया हो? कोई एक्सप्रेसवे नहीं दिया। और मैं तो कहूंगा, और याद दिलाइएगा अपनी सरकार को, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना था, अभी बताएंगे आपको उसका भी। सभापति महोदय, एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो दिल्ली के बजट का नहीं है। मैं मांग कर रहा हूं कि दिल्ली के बजट से कोई एक्सप्रेसवे मिलना चाहिए। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर करके वापस लौटे, अब रिपेयर का पैसा कौन देगा? वो आज भी रिपेयर मांग रहा है। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है कि नया एक्सप्रेसवे बना हो जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया हो, वो आज रिपेयर मांग रहा हो? और वो एक्सप्रेसवे 6 लेन नहीं है, वो 4 लेन है। मैं इसमें भी सुझाव देना चाहता हूं, ये जो बुंदेलखंड वाला एक्सप्रेसवे है, ये अभी 15,000 करोड़ से ज्यादा का बना है स्टेट गवर्नमेंट का। इसको मुनाफा नहीं हो रहा, टोल कलेक्शन नहीं है बहुत ज्यादा। इसको सतना से जोड़ दिया जाए और बुंदेलखंड जहां से शुरू हो रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट इटावा से, कम से कम उसको हरिद्वार तक ले जाना चाहिए। अगर हरिद्वार से लेकर के सतना लोग चले जाएंगे तो शायद बुंदेलखंड के लोगों को भी लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात है सभापति महोदय, दिल्ली और लखनऊ मिलकर के उन एक्सप्रेसवे की सेफ्टी से और उसकी डिजाइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो इंडियन रोड कांग्रेस कहती है, जो डॉक्यूमेंट कहता है, वो ये कहता है कि मीडियन सड़क का 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर होना चाहिए। आप जाकर के देख के आइए, जो पूर्वांचल वाला बना है उसका मीडियन कितना है? क्या भविष्य में आपने चलने वालों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ की है कि नहीं की है? ये आपको विचार करना पड़ेगा। जिस समय लद्दाख और चीन को लेकर के सवाल उठा था सभापति महोदय, उस समय पॉलिटिकल पार्टी से सुझाव मांगे गए थे और सुझाव ये मांगे गए थे कि आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। तो उस समय जो सुझाव समाजवादी पार्टी ने दिया था, वो सुझाव ये था कि लिपू लेक से लेकर के आपके ग्वालियर तक 6 लेन हाईवे बनना चाहिए। कभी जरूरत पड़ने पर सीमाओं पर हमारी फौज का आना जाना जल्दी हो जाए। और मुझे याद है, जो अखबारों में मैंने पढ़ा था, सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया था कि 6 लेन हाईवे बनेगा वो। लेकिन जब टेंडर की बात आई
तो सुनने में आया कि वो 4 लेन बनने जा रहा है। और अभी जब वो काम हो रहा है, जब काम मैंने दोबारा उसको देखा तो पता लगा कि डबल लेन पेव शोल्डर बन रहा है। सोचिए कहां 6 लेन बनाने की बात थी, आप डबल लेन पेव शोल्डर बना रहे हैं। और पता नहीं कौन उस हाईवे को डिजाइन किसने किया है डिजाइन, कि जितने भी कस्बे उसके आसपास पड़ रहे हैं, कस्बे वाले अब नाला कहां से बनाएं, घर ऊंचा करें कि सड़क को तोड़ें। बहुत सारे कस्बों को वो समस्या के संकट में डाल दिया है सरकार ने। जो सरकार मंचों से ये कहती थी कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज तो 11 साल हो गए सरकार को। किसान की आय दोगुनी हो गई क्या सरकार बताए? और अभी मैं बहुत सारे माननीय सदस्यों को जब सुनता हूं तो वो कहते हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं। अगर आप एमएसपी दे रहे हैं तो उसकी कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप कानूनी गारंटी दीजिए। और फिर कई बार सुनने को मिलता है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके एमएसपी की कब तैयारी करेंगे आप? और फिर आय दोगुनी में आप कितना देंगे किसान को? जो पिछले बार बजट में कहा गया था कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ देश को मिलेगा। अगर 1 लाख करोड़ देश को मिला होगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो कम से कम यूपी का शेयर कुछ तो रहा होगा। सभापति महोदय, सरकार ने अगर एक भी मंडी बनाई हो तो बता दें। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप कोई चीज सुधारने के लिए कोई परिवर्तन कर रहे हैं, स्टोरेज के लिए किसी को पहले ही बता दे रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन किसान कहां जाएगा जहां उसको रेट मिलेगी? और फिर ये इस बजट में कहा जा रहा है कि हम 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज लाएंगे। तो सभापति महोदय, हम तो इसी बीच एक और आप सुन रहे थे कि किस तरीके से खुशी का माहौल है यहाँ पर। मनु भाकर जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर और सरबजोत को बधाई भी दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं मनु भाकर। भारत की स्टार शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में, और देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मनु भाकर और सरबजोत जिन्होंने मेडल जीता है, उनकी जोड़ी ने कमाल किया है। और दूसरी तस्वीर में परिवार जो जश्न में डूबा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं खुशी का माहौल वहाँ पर दिखाई दे रहा है। कल इसने क्वालीफाई किया था जी, मनु भाकर जी ने और सरबजोत जी ने कल क्वालीफाई किया था जी। अब आज इसका फाइनल होया जी। फाइनल में इसमें ब्रॉन्ज मेडल के लिए ही मैच खेले गया जी। ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेले गया। ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर जी को और मेरे सरबजोत बेटे जी को मिल गया जी। मनु भाकर जी को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। मनु भाकर जी के फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। कितनी खुशी है? खुशी बहुत है सर। गाँव में क्या मैं पहले पिजोखड़ साहब गुरुद्वारे में जाऊँगा जी, मान नमस्ते होगा, उसके बाद घर जाऊँगा जी। गाँव में भी इसको मनाएंगे? हाँ, गाँव मनाएंगे जी। तो की माता जी ने मैच देखा? नहीं जी, मैच नहीं, वो भी नहीं। वो तो बिल्कुल भी मैं भी नहीं देखा कभी, उसकी माता भी देखा कभी। केवल ये संस्थाएं, बल्कि गवर्नमेंट जो एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सेंट्रल की तरफ से कौन सी नई आ गई? मेडिकल के क्षेत्र में कोई बड़ा संस्था आई हो? जो 2 एम्स आए हैं, मुझे याद है कि रायबरेली का एम्स भी समाजवादी सरकार में जमीन दी गई, उसके परिणाम है कि वह एम्स बन गया। गोरखपुर में भी जो एम्स आया, समाजवादी सरकार थी, जमीन दी गई, तब एम्स आया। और जो एम्स आ भी गए हैं अगर वहां 2, क्या उनमें पर्याप्त इलाज मिल पा रहा है? केवल यही नहीं, मेक इन इंडिया सपना तो ये दिखाया गया था कि अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो नौकरियां मिल जाएंगी।
कुछ हद तक तो बहुत सी चीजें प्राइवेटाइज हो गई, लेकिन नौकरियां कम होती चली गई। और जो सबसे बड़ा सवाल है, जो पीड़ित परिवार के लोगों को जो हक और सम्मान मिलता है, क्या ये सरकार वो दे पा रही है? टैक्स कलेक्शन में सपना दिखा रहे हैं कि हम यहां पहुंच गए हैं, आखिरकार एक्सपोर्ट क्यों कम होता चला जा रहा है? और हम जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कैसे खत्म करेंगे? दस साल में अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं और कोई ऐसा कुछ न दिख रहा हो, और परिणाम जो रिजल्ट आए हैं यूपी के, उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना काम किया है। सभापति महोदय, अगर ये सब कुछ अच्छा किया होता तो क्या परिणाम ऐसे आए होते? जहां हारे ही नहीं हैं आप, सीटें ही कम नहीं हुई हैं। देश के प्रधानमंत्री जी भी वोट से हारे हैं, वोट से हारे हैं। जो कभी 5 लाख तक जीतना था जिन्हें, या 10 का टारगेट बनाया था, कितने से जीते? तो कम से कम इन चीजों को तो देखें। मैं जब सुनता हूं सत्तापक्ष लोगों को,